हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पार्ट 3 है आज का। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या सीखा। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी पॉइंट पर होता है, तो अगर दो पॉइंट के बीच का निकालना हो तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। और होता क्या है ये? तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हमने आपको पहले शुरू में बताया था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होते हैं? तो हमने यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए कंडक्टर ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे फ्लूइड पानी है, हवा है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं जब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। ओके, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है, ये होता है इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। जिसके कंडक्टर के थ्रू जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके अक्रॉस कितना प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है बाय ए सेल और बैटरी। सेल या बैटरी, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। यहां से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ओके, फिर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन बताई थी आपको। बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दो पॉइंट जो कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कैरी कर रहा है करंट, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो मैथमेटिकली हम लिखना चाहे तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं V से, बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? वर्क डन W डिवाइडेड बाय चार्ज। मैंने आपको बताया Q से होता है, या V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। फिर ये सब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया था वोल्ट, साइंटिस्ट के नाम पर है। और ऐसे यूनिट ऑफ वर्क डन हमें पता है जूल होती है। ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज हमें पता है कूलम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये फार्मूले से वो ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, 1 वोल्ट वर्क डन की 1 जूल, और चार्ज की कूलम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। पूरा जूल पूरा कूलम लिखने की जरूरत नहीं, जे और सी लिखने से चलेगा। ठीक है, तो वोल्ट की जगह सिर्फ वी लिख सकते हैं, जूल की जगह पे जे, और कूलम की जगह पे सी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अब हमें मेजर करना हो किसी दो पॉइंट के क्रॉस में, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वोल्ट मीटर। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में अमीटर यूज होता था, इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे? अमीटर। वो लगता था सीरीज में, एंड टू एंड। और ये अब मैं आगे बताऊंगा सीरीज पैरेलल। वोल्ट मीटर लगता है अक्रॉस द कंडक्टर एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट। जिन दो पॉइंट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, उसके अक्रॉस लगता है। ठीक है, ओम्स लॉ। फिर मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी सर्किट में हम पोटेंशियल वेरी करें तो करंट भी वेरी करेगा उस सर्किट में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करें तो करंट भी वेरी करता है। तो हमने लिखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमने क्या लिखा था वहां पे? मैंने आपको बताया था क्या लिखा था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और I की जगह पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल्स टू लिखते हैं, तो ये कांस्टेंट R इंटू I। तो ये V इज इक्वल टू I इंटू R। R क्या है? R is constant of proportionality and is called
क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, कोई मटेरियल अलाउ करता है ज्यादा करंट फ्लो करने का, कोई बिल्कुल नहीं अलाउ करता है। एग्जांपल मैंने आपको वुड का दिया था, मेटल का दिया था, कॉपर, एल्युमिनियम, रबड़ का दिया था, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिशियन जो है सेफ्टी के लिए वुडन प्लैंक पे खड़े होते हैं या हाथों में रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं, लाइक दैट। तो इसलिए ताकि उनको करंट ना फ्लो, करंट ना लगे, क्योंकि वुडन मटेरियल या रबड़ ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें से करंट फ्लो नहीं करता, मैंने आपको बताया था। तो फिर रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। किसी कंडक्टर के बीच में से करंट फ्लो करना है तो वो कंडक्टर क्या है, उसको, वो उसकी प्रॉपर्टी है कि उसको रेजिस्ट करता है, अलाउ नहीं करता। पर कुछ मटेरियल कम रेजिस्ट करते हैं, कुछ मटेरियल ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। सो कॉपर बहुत कम रेजिस्ट करता है, इसलिए हमारे घरों में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है कॉपर की होती है मोस्टली। फिर आर किसी एक मटेरियल के लिए फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर कांस्टेंट होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी टेम्परेचर के ऊपर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, ये हम आगे देखेंगे। और रेजिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है, ओम्स। ओम्स लॉ जो है, तो ओम जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ओम्स यूनिट दे दी, उन्हीं के नाम पे लॉ है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स। सो वी कैन आल्सो से, क्या कह सकते हैं, दैट फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर कंडक्टर है एट, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो रेशियो ऑफ वी अपॉन वी एंड आई, वी और आई का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और इक्वल्स टू आर होता है। मैंने आपको क्या बताया था ऊपर अभी कि वी जो है, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर कि, मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे, तो v अपॉन, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। और r क्या है, r इज कांस्टेंट। r क्या है, r इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, है ना। तो हम कह सकते हैं कि v अपॉन आई इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट, यही यहाँ लिखा हुआ है, v अपॉन आर, ठीक है। सिंस v अपॉन, अगर v अपॉन आई आर होता है तो 1 ओम क्या हो गया, 1 वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि v की यूनिट क्या है, ऐसे यूनिट वोल्ट होती है, करंट की I की क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। सो 1 ओम को हम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर लिख सकते हैं। इसी फार्मूला से v अपॉन आई इज इक्वल टू आर से हमने लिखा। यूनिट हमको तीनों की मालूम है, v की भी मालूम है, आई की भी मालूम है और r की भी मालूम है। r की मैंने जस्ट अभी आपको बताई, ओके। फिर हमने आगे देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो मैंने आपको बता दिया मटेरियल, हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, कोई ज्यादा अलाउ करता है करंट को फ्लो करने के लिए, कोई कम करता है। पर अगर मटेरियल सेम है फिर किस पे डिपेंड करेगा, अगर मटेरियल सेम है तो भी रेजिस्टेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेम मटेरियल का होने पे भी वेरी करता है। तो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर 2 कंडक्टर हैं सेम मटेरियल के और उनकी अलग अलग लेंथ है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे वो मोटापा, वो मोटा कम होगा, पतला होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया था, तो डिक्रीज करता है रेजिस्टेंस अगर वो थिक होगा तो। और ये तो है ही है, रेजिस्टेंस वेरीज विद मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।
ये 3 चीजें हैं। फिर हमने इस पर बेस्ड मैंने आपको ये भी बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि R इज प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखा था, प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनल टू 1/A, और इन दोनों को ज्वाइन किया था तो मैंने लिखा था R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और इक्वल्स टू लिखा था रो L/A। ठीक है ना। और ये इसको प्रोनाउंस करते हैं रोहो, RHO। और ये क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है यही हमारी क्या है, रोहो, RHO। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल जो है उस किस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी होती है। और इसकी यूनिट भी मैंने बताई थी, ओम मीटर। वो भी मैंने आपको बताया था, फार्मूले से ही आ जाएगी। कैसे, रो इक्वल्स टू हो जाएगा RA/L, मैंने बताया था। R की यूनिट है ओम्स, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा R की यूनिट क्या होती है, ओम्स, A की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, ये कट जाएगा तो क्या आ गया, ओम मीटर। ठीक है ना, बता दिया मैंने लास्ट क्लास में। सो मैंने सब यूनिट्स मैंने बताया था, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक यूनिट याद रखो, फिर बाकी तो फार्मूला देख के हम यूनिट्स को निकाल सकते हैं। जैसा फार्मूला लिखा हुआ है वैसे वैसे यूनिट्स लिख दो, तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी है उसकी यूनिट आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको ये थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये एक टेबल है जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की बताएगी। तो तुम्हें ये, सॉरी, ये टेबल ये बाद में करेंगे, ये सर्किट डायग्राम है। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की टेबल लाता हूँ। ये तो हम बाद में बताऊंगा, ये कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, बाद में करेंगे, हम पहले, ओके, मैं बुक से कॉपी करता हूँ। वो जो है आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कुछ मटेरियल की दी हुई है, वो जस्ट फील कराना है आपको। आपको उनको वो वैल्यूज को याद नहीं करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसको फील करेंगे बस, समझने के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को। तो ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल V कर देंगे, ये आ गया। हाथ से लिखने से थोड़ा बेटर है, बुक का प्रिंटेड बढ़िया है तो इजीली आपको भी दिखेगा और समझ भी आएगा। तो और ये वैल्यूज दोबारा बोल रहा हूँ, ये वैल्यूज आपको कहीं याद नहीं करनी है, आपको सिंपल आइडिया लेना है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20°, देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सबसे पहले, तो ये टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। इसलिए हमने जो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं वो क्या दी हुई है, उनका टेम्परेचर क्या है मटेरियल का, 20°C पर। ओके, अब इसमें है कुछ कंडक्टर्स दिए हुए हैं, फिर एलॉयज दिए हुए हैं, फिर इंसुलेटर्स दिए हुए हैं, है ना। कंडक्टर्स में क्या दिया हुआ है हमको, कंडक्टर्स में हमको दिए हुए हैं सिल्वर दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, सबके। और देखो सब में 10 टू द पावर क्या है, सब केस में मोस्टली क्या है, 10 टू द पावर -8। और मैंगनीज, मैंगनीज के केस में ये क्या है, रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर -6। अब कौन सा बड़ा होगा, 10 टू द पावर -6 बड़ा होगा या 10 टू द पावर, अच्छा पहले तो बताओ 10 टू द पावर 6 बड़ा होगा या 10 टू द पावर 8?
बताओ, 10⁻+8 है और 10⁻6 कौन सा बड़ा होगा? 10⁸8, इसमें 8 जीरोज है। अब 10⁻−8 और 10⁻−6 इसमें से कौन सा बड़ा होगा? तो जब माइनस पावर हो जाती है तो रिवर्स हो जाता है, तो 10⁻−6 बड़ा होगा। तो मैंगनीज की रेजिस्टिविटी, जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं, कंडक्टर जो दिए हुए हैं, कंडक्टर मीन जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, जो अलाउ करते हैं। सो मैंगनीज की सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है, बाकी तुम देख सकते हो। देखो कॉपर की कितनी कम है, सिल्वर की कितनी कम है, इसलिए हम जो है कॉपर की कम है इन सब में, कॉपर की कम है तो इसलिए हम कॉपर की वायर यूज करते हैं। और भी कुछ कॉपर की प्रॉपर्टीज हैं वो भी, पर सिल्वर और कॉपर ऑलमोस्ट बराबर है, तो हम इसीलिए जो घर में वायरिंग होती है कॉपर की यूज होती है ना। ओके, फिर एलॉयज है। एलॉयज में डिफरेंट एलॉयज हैं। कॉन्स्टेंटन है जो कि कॉपर और निकल से बनता है। एलॉय समझते हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसमें एक की बजाय ज्यादा मटेरियल ऐड मिक्स करते हैं, तो इसमें कॉपर और निकल ऐड किया हुआ है। मैंगनीन में कॉपर, निकल और मैंगनीज भी कर दिया, एक तीसरा ऐड कर दिया तो मैंगनीन बन गया। निक्रोम, एक निक्रोम में क्या है? निकल है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है। इसमें एलॉय में 4। अब देखो इनमें सबसे कम जो है, इन तीनों में सबसे कम कॉन्स्टेंटन की है 49। पावर तो सबकी 10⁻⁻6 है, 49 है। तो इसकी और मैंगनीन की ऑलमोस्ट सेम है, 49 और 44। ओके, अब एक चीज देखो, ये एलॉय किसका बना हुआ है? कॉन्स्टेंटन कॉपर निकल। कॉपर और निकल दोनों में, कॉपर और निकल में क्या है? 10⁻−8 है। पर जब दोनों मिल जाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? 10⁻⁻6 है ना, 10⁻⁻6 हो जाती है। और क्रोम की भी सबकी 10⁻⁻6। देखो कितना वेरी कर जाता है, इंडिविजुअल मटेरियल होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? 10⁻⁻8 और ये 10⁻⁻6, मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स का फर्क आ जाता है, क्योंकि 2 जीरो का फर्क आ जाएगा 10⁻⁻6 और 10⁻⁻8 में। सो ये मेरे को आपको बताना था कि एलॉय मिक्स होने से रेजिस्टिविटी कितनी फर्क पड़ जाती है, 100 टाइम्स का फर्क आ जाता है। ओके, अप्रोक्सीमेट। फिर है इंसुलेटर। इंसुलेटर में मैंने आपको बताया था, वुड है, पेपर है, डायमंड है, ग्लास, सब इंसुलेटर है। और इनकी देखो कितनी है, 10⁻10 से 10⁻14, ये प्लस है। ये सब इंसुलेटर्स में 10 क्या है? माइनस में नहीं है, ये पावर सब में प्लस है। तो इसमें इतनी ज्यादा होती है इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी, और जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी मींस मोर रेजिस्टिविटी, मींस more resistivity, more value of resistivity, electrical resistivity, electrical resistivity means electric means electric current will not flow easily फ्लो नहीं करेगा, उसको दिक्कत आएगी, रुकेगा। तो इलेक्ट्रिक मोर रेजिस्टिविटी होगी, तो मोर रेजिस्टिविटी मीन्स मोर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ओके, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की होती है, रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का होता है। तो ये हमेशा याद रखना कि रेजिस्टिविटी
is of a material and resistance is of a conductor. कंडक्टर अलग अलग शेप साइज का हो सकता है, मटेरियल सेम हो सकता है, उसका शेप साइज बदलेगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है कंडक्टर का। सेम मटेरियल के दो हैं, मैंने बताया था रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन पर भी। ओके, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है और रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का होता है। ओके, अब तो यही जो है हमने आपको इस टेबल में ये बता दिया, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और आए समझने वाला है ऊपर कि अब रेजिस्टिविटी जो है एलॉय की, ये जो रेजिस्टिविटी एलॉय की है ये 10 टू द पावर -6 है और इंडिविजुअल मटेरियल की 10 टू द पावर -8, तो 10 टू द पावर -6 याद है, तो रेजिस्टिविटी तो इसकी याद है एलॉय की। फिर भी हम एलॉय जनरली यूज करते हैं, प्योर मटेरियल टंगस्टन वायर ये सब एलॉयज हम जनरली यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब करंट फ्लो करता है, जस्ट तुमको बेसिक बता देता हूँ कि व्हाई वी यूज एलॉयज, व्हाई वी यूज एलॉयज, इसलिए कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी एलॉय मटेरियल में, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उस करंट से तुमने नोट किया होगा बहुत देर तक मोबाइल भी ऑन रहता है तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो जब भी करंट की कहीं फ्लो करता है, या जो हमारे हीटर्स हैं इनमें करंट फ्लो होता है तो हीटर में गर्म हो जाते हैं, हमारा पानी गीजर में गर्म हो जाता है, क्यों? उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। तो जब भी करंट फ्लो करता है किसी मटेरियल में तो क्या वो हीट अप हो जाता है। तो एलॉय जो होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए हम एलॉयज यूज करते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो एलॉय जो है दे एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली, जल्दी से रेडिली वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए एलॉय यूज करते हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं, धीरे धीरे आगे सीखोगे जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझोगे। अब हम देखते हैं कि जो सर्किट्स होते हैं वो सर्किट में क्या क्या सिंबल है। ओके, अब देखो ये सर्किट है, ये सर्किट में ये सर्किट में क्या होता है, इस सर्किट में मैंने अब शुरू में ही आपको फर्स्ट डे बताया था, इलेक्ट्रिक सेल हम इससे मेंशन करते हैं। सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिकल से, सिंबल्स बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस होता है। मैंने बताया था प्लस वाला टर्मिनल जो होता है बड़ा होता है, माइनस वाला टर्मिनल छोटा होता है। फिर अगर बैटरी क्या होती है, मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, है ना। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। तो मैंने लास्ट पहले भी बताया था कि इसका नेगेटिव पहले सेल का दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से। तो ये जो है सेल्स यूज होते हैं, ये इसको ना सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं सेल्स आर इन सीरीज, ये सीरीज होता है, सेल्स आर इन सीरीज। आगे बताऊंगा और क्या सीरीज पैरेलल होता है। ओके, जस्ट अभी तो इतना, ऐसा चीज को सीरीज में ज्वाइन करते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया था की होती है, की मींस जो करंट जो अलाउ करेगी फ्लो करना नहीं या स्विच ऑफ करना, तो जैसे हमारे घर का स्विच होता है वैसे ही समझ लो। तो ये अगर ऐसे बना हुआ है तो नो करंट फ्लो, ओपन है, ओपन मींस नो फ्लो ऑफ करंट। तो अगर ये बंद है,
प्लग की मतलब हमने की लगा दी है तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं, इसका मतलब है नो फ्लो ऑफ करंट। और इसका मतलब है करंट इज फ्लोइंग, इज फ्लोइंग। कहाँ फ्लो कर रहा है? इन दिस सर्किट, जो सर्किट जिसमें ये लगी हुई है की, उसमें फ्लो कर रहा है। फिर है हमारे पास वायर जॉइंट, मतलब दो वायर का जॉइंट ऐसे डॉट से दिखाते हैं। ये वायर एक आई, ये दूसरी वायर है, इससे यहाँ ज्वाइन किया तो ये वायर जॉइंट हो गया। अच्छा, अब अगर वायर जो है ज्वाइंट नहीं हो रही है, उसके ऊपर से क्रॉस कर रही है, तो ये सिंबल हो जाता है। अगर ऊपर से क्रॉस करे तो ऐसे कर देते हैं, ये सिंबल आ गया, ये वाला सिंबल। मतलब ज्वाइन नहीं हो रही है, जस्ट ऊपर से क्रॉस हो रही है। ओके। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब मैंने आपको बताया था शुरू में, चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, जनरली ऐसे वाला दिखाते हैं, इजीली बन जाता है। ये बनाना, ड्राइंग करने की हमें जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो हम सिंपल वाला फर्स्ट वाला बनाएंगे। ओके। फिर क्या है, हाँ, फिर ये रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था सर्किट में, उसमें भी ये रेजिस्टेंस होता है ऐसे, रेजिस्टेंस आर जो हमने पढ़ा अभी। तो फिर एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, या रियोस्टेट भी बोलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट ये एरो के साथ होता है, चाहे ऐसा एरो दिखाएं चाहे ऐसा एरो दिखाएं। ये क्या होता है, जब हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में जो है हमको पोटेंशियल, हमारे पास बैटरी तो फिक्स है, बैटरी का तो वोल्टेज नहीं चेंज कर सकते। अब हमको सर्किट के अंदर वोल्टेज चेंज करनी है, बैटरी की तो हम नहीं चेंज कर सकते। बैटरी में तो जो वोल्टेज, फिक्स्ड वोल्टेज सेल या बैटरी है वो आ ही रही है। तो हमको अगर सर्किट के अंदर वोल्टेज चेंज करना है तो हम ये रियोस्टेट लगाते हैं, आगे बताएंगे कैसे लगता है। तो ये रियोस्टेट लगता है, ये किस लिए लगता है? टू वेरी, किसको वेरी करने के लिए? टू वेरी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करने के लिए होता है। ओके। वेरी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। फिर अमीटर ए से मैंने आपको दिखाया ही था, इसका प्लस माइनस। वोल्ट मीटर भी बी से प्लस माइनस, इसके इनके फिक्स होते हैं, इन सब पे प्लस माइनस लिखा होता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ओके। तो ये तो होगी कुछ चीजें जो हमने अब तक पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट जो हम करेंगे, क्या करेंगे, चलो मैं आपकी बुक से ही आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब हमने देख लिया। फिर हम ये कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो हम बाद में करेंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको, अब ये हम करेंगे रेजिस्टेंसेस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अब ये टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए, मतलब हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर यहाँ लिखा है ना, ये रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ resistors. Okay. The system of resistor means more than one resistor. ठीक है, मोर देन वन रजिस्टर, हमारे पास मतलब एक से ज्यादा रजिस्टर है तो वो सिस्टम ऑफ रजिस्टर हो गया। मोर देन वन रजिस्टर, सिस्टम ऑफ रजिस्टर का ये मीनिंग है, मोर देन वन रजिस्टर। ओके। तो अगर हमारे पास मोर देन वन रजिस्टर, अब देखो, अब हमारे पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं? एक ये रेजिस्टेंस है, ये मान लिया R1,
और इसको हमें जोड़ना है, एक दूसरा भी है हमारे पास, एक R2 है। अब हमको इनको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़ने का क्या तरीका है, हाउ टू ज्वाइन दीज टू। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अब ये दो का ही हम करते हैं, दो को जोड़ना है। तो कैसे, एक तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं, कैसे, ये एक हो गया, ये दो हो गए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरा हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये R1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये R1 हो गया और दूसरा ये R2 हो गया, और इसको हमने ऐसे जोड़ सकते, ऐसे भी जोड़ सकते, और इनकी वायर एक लेंथ से निकाल, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये R2 हो गया, है ना। हम इनको कैसे, दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है इस तरह से जुड़ा हुआ, ये है इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या, रजिस्टर्स आर 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 कनेक्टेड, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड ये है इन सीरीज, है ना। और ये है, ये वाला इन पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है ना, पैरेलल का मतलब दोनों साथ, साइड बाय साइड। और सीरीज मींस एक एक के पीछे एक, सीरीज मींस एक के पीछे एक, पैरेलल मींस साइड बाय साइड। सो ये है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तुम देखो बैटरी में क्या था, बैटरी में मैं हमने जो बनाया था उस वक्त, जो सिंबल दिखाया था वो सीरीज था ना, एक के पीछे एक, ये सीरीज था, एक के पीछे एक। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर दो तरह से अब दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्या, कि रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज और इन पैरेलल। सो अब हम जब दो सीरीज में लगा दिए या पैरेलल में लगा दिए, दो या दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो हम दो से ही करेंगे, इजी रहेगा करना। तो अब हम देखेंगे इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है। तो अब हमको हमको क्या निकालना है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ, ये है ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स मींस ये जो सीरीज का है, ये जो सीरीज में दो रेजिस्टर लगे हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर मींस कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो वो विल यूज, क्या यूज करेंगे, वो विल यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम यूज करके निकालेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर यूज करेंगे ओम्स लॉ, और हम कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम चाहिए हमको, बिना सर्किट डायग्राम के तो बनता नहीं है। तो हम एक क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चाहे तो हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर ले, नहीं तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इजी टू। ओके, इसमें तीन का एग्जांपल दिया, ओके वो हम भी तीन का करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ से ले लेते हैं सर्किट डायग्राम, दो से भी हो जाएगा, तीन से भी हो जाएगा।
ये ले लेते हैं सर्किट डायग्राम यहाँ से, रजिस्टर्स इन सीरीज। तो पहले हम सीरीज करते हैं। ओके, तो सी डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, तो हम इसको डायग्राम को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हम जो है क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करके करेंगे। तो इसमें एग्जांपल में क्या है, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए R1, R2 एंड R3, और ये एमीटर है जो लगा हुआ है, ये बैटरी है, नंबर ऑफ सेल्स आर देयर, ये की है। जब की लग जाएगी डॉट पोजीशन मींस करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट फ्लो कर रहा है कैसे, मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो किया, घूमता हुआ कहाँ आ गया, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और यहाँ से करंट 2 पार्ट में चला गया, एक यहाँ से सीधा गया और एक इधर को गया। करंट ऐसे डिवाइड हो जाता है। अगर कोई वायर है और इससे करंट 2, और इस वायर से 2 वायर हैं, तो यहाँ जो करंट होगा वो इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। करंट जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये करंट आई है, ये जा रहा है, तो इन दोनों में इधर से कुछ चला जाएगा I1, इधर से चला जाएगा I2, दोनों में। और अगर ये आगे जाके दोनों मिल जाएंगे तो फिर ये दोनों मिलके I हो जाएगा। करंट ऐसे डिवाइड हो जाता है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हम कह सकते हैं। तो करंट ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। तो करंट जो है डिवाइड हो जाता है, और वोल्टेज होती है वो इन 2 पॉइंट X और Y पॉइंट के अक्रॉस V वोल्ट है, ठीक है। तो अब हम करते हैं ओम्स लॉ यूज करते हैं। तो हमने लिखा है यूजिंग ओम्स लॉ हमको निकालना है रेजिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट R is the net resistance of the system of resistors connected in, कैसे कनेक्ट हुए हैं, कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हुए हुए। तो ये मतलब ये जो है, मैं यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखाऊं, ये जो है ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सारा 3 रेजिस्टेंस का ये कॉम्बिनेशन है ना, तीनों का, इसका नेट रेजिस्टेंस है कितना है, R है। इसका नेट रेजिस्टेंस है R। हमें नहीं पता वो R क्या होगा, अब हमको निकालना है। ये R है, इस तीनों का मिला के R है, R1 R2। अब वो देखना है R का इनसे रिलेशन क्या है, R इक्वल्स टू क्या आता है। ओके, अब बताओ, एक R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R2 और R3, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल है V। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या होगा, ओम्स लॉ यूज करें तो, यूजिंग ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ अक्रॉस R1, सिर्फ R1 के अक्रॉस। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है ना, करंट I फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें से वो ऐसे जा रहा है। ओके, अब सारा करंट इसमें से जा रहा है, वोल्ट मीटर में से तो नहीं जाता, वोल्ट मीटर में से यहाँ से
जो है, अब बताओ कितना होगा अक्रॉस। वोल्ट मीटर में से बहुत कम माइनर जाता है, वोल्ट मीटर की जगह कुछ और होता तो ज्यादा जाता, वोल्ट मीटर में तो बहुत कम जाता है, इसलिए हमने इसको दिखाया तो हुआ एरो से, पर ये मान लेंगे कि इसमें से नेग्लिजिबल जाता है। तो सारा किस में से जा रहा है, ये R1 R2 R3 से, तो सेम करंट आई फ्लो करेगा तीनों में से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि लेट इलेक्ट्रिक करंट आई flows in the circuit through R1 R2 एंड R3, तीनों में से आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर में से नेग्लिजिबल और नेग्लिजिबल थ्रू वोल्ट मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इसमें से वोल्ट मीटर में से, यहाँ से इसमें से नेग्लिजिबल करंट, क्योंकि अभी तो बोला था डिवाइड हो जाता है, अब क्या हो गया, तो वोल्ट मीटर ऐसा होता है जिसके थ्रू नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है, वोल्ट मीटर बनाया ही ऐसा जाता है, बहुत कम करंट लेता है। ओके, यूजिंग ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना होगा, आई करंट फ्लो कर रहा है तो आई इंटू R1, तो R1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। करंट तो सब में एक जैसा फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 है तो V2 हो गया इज इक्वल टू आई इंटू R2, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 आई इंटू R3, आई तो सब में सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 ये क्या होगा, V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ऐड हो जाता है इन सीरीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है व्हेन कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कंडक्टर जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है, कनेक्ट इन सीरीज, यानी कि टोटल तो V है, टोटल V है, और ये इंडिविजुअली V1 V2 V3 है, R1 R2 R3, तो ये तुम्हें V इज इक्वल टू दैट, देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और V जो है तीनों के क्रॉस है कंबाइंड, और तीनों का हमने रेजिस्टेंस कंबाइंड क्या माना था, यहाँ पे R माना था, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंड V इज इक्वल टू आई इंटू R, आई तो करंट फ्लो कर रहा है तीनों में, और आई और R जो है रेजिस्टेंस है तीनों का मिला के, तो हेंस आई इंटू R सब्सटीट्यूट करें इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3, इसमें से आई कॉमन आ गया, ये बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आई दोनों साइड का कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या आ गया, मीन्स रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाते हैं इफ दे आर
resistance, value of resistance, value of resistance, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स या रजिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है will add when they are connected in series। जब रजिस्टर या कंडक्टर सीरीज में लगे होते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, सबका ऐड होके कंबाइंड आता है, रेजिस्टेंस ऐड होके नेट रेजिस्टेंस आता है। ओके, तो ये तो है सीरीज। अब है नेक्स्ट पैरेलल। पैरेलल का बनाते हैं, ये पैरेलल का एग्जांपल है ना, ये पैरेलल का है। तो अब हम इसको देखते हैं पैरेलल में क्या आता है। ओके, देखते हैं पैरेलल। ओम्स लॉ यहाँ भी लगेगा, पैरेलल को यू सीरीज हमने कर लिया। they are connected in parallel। now यहाँ पे क्या है, resistors are connected in parallel। तो बेसिक चीज हमको देखनी है, यहाँ resistors are in parallel। ओके, तो जब ये पैरेलल में होते हैं तो एक चीज का देखना है, तो when when रजिस्टर्स हो या कंडक्टर्स हो, कंडक्टर में जिनमें से करंट फ्लो होता है, बस का कंडक्टर मत समझ लेना। कंडक्टर्स व्हेन रजिस्टर्स ओब्लिक कंडक्टर्स आर इन पैरेलल, जब वो पैरेलल में होते हैं
वोल्टेज जब पोटेंशियल डिफरेंस across all resistors is same. तो R1, R2, R3 तीन पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके अक्रॉस सेम होगा। सीरीज में क्या था, वो ऐड होता था, सबका अलग अलग होता था और वो तीनों का ऐड हो जाता था। यहाँ पे इज सेम, दैट इज क्या है इसका मतलब कि अगर V है, P पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू V। ठीक है ना, V है तो V तीनों के क्रॉस V रहेगा, तीनों के क्रॉस क्या रहेगा, इक्वल्स टू V। ओके, अब हमको ओम्स लॉ यूज करना है, तो यूजिंग ओम्स लॉ हम यूज करेंगे, वैसे ही करना है जैसे पहले वाला किया था सीरीज का केस। यूजिंग ओम्स लॉ तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस क्या होगा, V होगा, क्योंकि तीनों के अक्रॉस V होगा। पर अभी क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था करंट जो होता है, जो I करंट है, तो क्या करेगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये R1 है तो यहाँ पे इसके क्रॉस R इन सब के क्रॉस करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों के क्रॉस सेम रहेगा। ये I करंट जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाए, इसमें I3 हो जाएगा और I2 हो जाएगा, है ना। करंट जो है मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है जब वो कुछ पैरेलल में लगा होता है ना। सो ये I1, ये I1, ये I2 और ये I3, ऐसे इन तीनों में होगा। ठीक है, अब करंट जब तीनों में I1, I2, I3 फ्लो करेगा तो हम कह सकते हैं कि अगर ये करंट I फ्लो कर रहा था तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ी इंग्लिश भी लिख देते हैं पहले, इससे पहले यूजिंग ओम्स लॉ बाद में करेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, लेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flows in R1 is I1, R2 is I2 and in R3 is I3, such that I is equal to I1 plus I2 plus I3। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता था तो वहाँ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम यूज करेंगे ओम्स लॉ, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होगा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है, अच्छा पूरा लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
R1 के अक्रॉस कितना होगा, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 क्या होगा, रहेगा तो V, और ये हो जाएगा I2 इंटू R2। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, ये भी क्या होगा, V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। ठीक है ना। तीनों और कंबाइंड तीनों का रेजिस्टेंस मान लिया R है। इस पूरे का हमने रेजिस्टेंस जो है मान लिया R है, कंबाइंड का। ठीक है। लेट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, जो कि पैरेलल में है, सिस्टम इज R। तो हम क्या लिख सकते हैं, देन यू कैन राइट V इज इक्वल टू I इंटू, कंबाइंड में तो I करंट फ्लो करेगा, तीनों की जगह अगर R है तो इसमें से I फ्लो करेगा, यहाँ I आएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इससे लिख सकते हैं, इससे हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू, इससे हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। इससे हम क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 लिख सकते हैं। I1 I2 I3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ले जाकर। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है। सो हमें पता है, वी नो, ऊपर बताया था डिस्ट्रीब्यूशन करंट का कैसे होता है। तो वी नो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सब्स्टिट्यूट फॉर I, I1, I2 एंड I3, तीनों के लिए सब चारों के लिए सब्स्टिट्यूट कर दो। तो I के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन R इज इक्वल टू I1 के लिए V अपॉन R1, I2 के लिए यहाँ से V अपॉन R2, और I3 के लिए V अपॉन R3। ठीक है। V कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये V अपॉन R ही है, तो V कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, therefore 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये बचा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, when resistors कनेक्टेड इन सीरीज, जब होता है कनेक्टेड इन सीरीज, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस R क्या होता है, इक्वल्स टू सम ऑफ जितने भी हैं, जितने लगे हुए R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ज़्यादा लगे हैं तो सब ऐसे ऐड हो जाएंगे। और रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन, अगर पैरेलल में लगे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज इक्वल टू सबका रेसिप्रोकल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, अगर ज़्यादा लगे हैं 3 से ज़्यादा तो सब ऐसे। तो इसका क्या मतलब हो गया है, इसका मतलब ये है, अगर अच्छा, अब मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। इफ R1 इज इक्वल टू 2 ohms, ये ohms का साइन है,
R2 इज इक्वल टू 3 ओम्स और R3 इज इक्वल टू 7 ओम्स, अगर ऐसे है, ठीक है, या 6 ओम्स। तो इन फर्स्ट इन सीरीज क्या होगा, इन सीरीज इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सीरीज केस में क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जस्ट एक चीज दिखानी है तुमको, 2 प्लस R3 के लिए 3 प्लस 6, ये क्या बन गया, 11 ओम्स बन गया ना। आप पैरेलल, अगर इन्हीं को हम पैरेलल में लगा दें, अगर इन पैरेलल कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है तो 3 ही रहेंगे, तो 1/R मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, तो ये क्या हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू 6/6 इक्वल्स टू 1। तो ठीक है ना, 1/R इज इक्वल टू 1 है, 1/R इज इक्वल टू 1 है, देयरफॉर R इज इक्वल टू 1। अब देखो, जब सीरीज में लगाया तो ये वैल्यू जो आई 11 ओम इन तीनों से ज्यादा थी, 11 ओम वैल्यू क्या थी, इन तीनों से ज्यादा थी, है ना। और यहाँ पे R आया 1, तो वो इन तीनों से कम है। तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में जब भी होता है, नेट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वो लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, याद रखना। नेट रेजिस्टेंस मीन फाइनल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इन series नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इज ग्रेटर देन दी resistance of or than the individual resistance of all the resistors, है ना। जो जितने रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं उन सब के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से नेट रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होगा, और इन पैरेलल नेट रेजिस्टेंस is less than the individual resistance of all the resistors connected in parallel, और ये इन सीरीज, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ये तुमको हमेशा इससे आइडिया लगता है, जब वैल्यू आती है तो आइडिया लगता है, अच्छा ये सीरीज है पैरेलल है, ओके।
जो है तुमको दूसरी याद होती है। सीरीज का केस हो गया, ये पैरेलल का केस। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल पार्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट जो है मंडे को मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहो, ध्यान से देखते रहो, जो भी क्वेरीज हैं मेरे को स्टडी कॉर्नर में देते रहो। ठीक है, तो ओके, देन वी विल मीट। ओके, बाय।